Welcome once again to my channel Blue Chip Finance. In this video we are going to discuss about the advanced final accounts paper 2017 of Punjab University for BCom 2. So here is the question that Lukman Auto Part Company has authorized capital of rupees 500,000 divided into 50,000 shares of rupees 10 each, of which 20,000 shares had been issued and fully paid. The following trial balance is extracted on 31st December 2010. तो इसकी फॉर्मेट को डिस्कस किए बगैर, क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, तो डायरेक्टली बैलेंसेस के ऊपर जाते हैं। ये आ गया जी ओपनिंग स्टॉक ऑन January 1, 2010 एंड it should be placed on the debit side of the trading account. Returns 6340 and 4925. These returns figure are related to purchases and sales. ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो परचेजेस का हमेशा फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, यही वजह है कि हम इसको ट्रेडिंग की डेबिट साइड के ऊपर लिखते हैं। तो परचेजेस रिटर्न जो है वो क्रेडिट होगा फिर 4925। तो ये purchases return 4925 should be subtracted from 359105 and remaining amount should be placed on the debit side of the trading account. After that, the favorable balance of sales is always credit. So 584750 अगर इस सेल्स का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। तो 584750 minus 6340 and remaining amount should be placed on the credit side of the trading account. After that, sundry manufacturing expenses 19620, sundry manufacturing expenses जो हैं ये आपके चूंकि टिपिकली मैन्युफैक्चरिंग के साथ इनका ताल्लुक है, तो ये आप जो है ये ट्रेडिंग की डेबिट साइड के ऊपर इसको प्लेस करेंगे। और आई थिंक इसके अंदर एडजस्टमेंट में कुछ आउटस्टैंडिंग भी है जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद आप आगे चलें तो 9% बैंक लोन, ये आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर प्लेस किया जाएगा, लेकिन साथ चूंकि परसेंटेज भी लिखी हुई है इंटरेस्ट की, तो ये जरूर कैलकुलेट करके, तो वो चूंकि इसका जो इंटरेस्ट है वो हम लिखना पड़ेगा हमको। ये जैसे ये लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो ये 9% इसका 25,000 का जितना भी बनेगा उसको हम इधर प्लेस करेंगे, और अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे। इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूं, और ये जो है ये 25,000 तो डायरेक्टली लायबिलिटी साइड के ऊपर ये प्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद है जी ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएंगे। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, यानी डायरेक्टर्स को आप कोई फी आप पे कर रहे हैं उनकी सर्विसेज की, तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आएगा। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ये आपका एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर प्लेस किया जाएगा। फर्नीचर आपका एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्लेस किया जाएगा। कैश इन हैंड आपका एसेट है, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर आप इसको प्लेस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आप क्रेडिट साइड के ऊपर आप प्लेस करेंगे। इन्वेस्टमेंट और डेटर्स, ये दोनों आपके एसेट हैं। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है 24,000 की, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्लेस होगा। डेटर्स, ये आपके वो लोग हैं जिनसे आपने अमाउंट रिसीव करनी है, और ये आपके लिए एसेट हैं, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आपको जैसे कि मालूम ही होगा कि ये लायबिलिटी साइड पे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के अंदर हम इसको प्लेस करेंगे लायबिलिटी साइड पे। और परचेजेस एंड सेल्स आर ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्रेडिटर्स, ये आपकी लायबिलिटी साइड के अंदर बैलेंस शीट में प्लेस किए जाएंगे। कैरेज, अब देखें कैरेज के साथ ना इनवर्ड लिखा हुआ है ना आउटवर्ड, तो ये मैं पहले भी बड़ी डिटेल से आपको बता चुका हूं कि कैरेज इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीट किया जाता है, कैरेज आउटवर्ड हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रेड किया जाता है। और अगर इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा तो आप इसे बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर प्लेस करेंगे। उसके बाद क्लियरिंग चार्जेस हैं, कोई भी आप फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए या कोई भी चीज आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप मंगवाते हैं और उसको पोर्ट से क्लियर करवाने के लिए
आप कुछ चार्जेस पे करते हैं तो इसका ताल्लुक भी डायरेक्ट टैक्स नेचर से है, यानी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के अंदर आप इसको ट्रीट करेंगे। तो ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर आप इसको प्लेस करेंगे। ऑडिटर फी ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके डेफर्ड कॉस्ट है एंड इट शुड बी प्लेस्ड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ डेफर्ड कॉस्ट। अगर कोई राइट ऑफ है तो हम इसमें से माइनस करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे और रिमेनिंग अमाउंट हम डेफर्ड कॉस्ट में एसेट साइड के ऊपर ही रखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, ये आपका अंडर फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट के अंदर आप इसको ट्रीट करेंगे। कैश एट बैंक आपका करंट एसेट है, आप इसको बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आप ट्रीट करेंगे। और एडवांस्ड इनकम टैक्स पेड 35,000 ये लास्ट आई थिंक क्वेश्चन के अंदर भी, लास्ट ईयर के क्वेश्चन के अंदर भी ये प्रीवियस वीडियो में था, तो ये आपने चूंकि एडवांस पे किया है और ये आपके लिए एसेट है क्योंकि इसकी अभी तक जो टाइम पीरियड है वो पूरा नहीं हुआ, आपने एडवांस में दिया हुआ है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आ गया जी दिसंबर 2010, वैल्यूड एट ₹64240, दो जगह पे प्लेस किया जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसको सिर्फ हम बैलेंस शीट में एसेट साइड के ऊपर लिखते हैं, बट इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन एडजस्टमेंट अदर देन ट्रायल बैलेंस, देन we should place this closing stock on two places. Number one, on the credit side of the trading account, and number two, on the asset side of the balance sheet under the head of current assets. Outstanding wages 1380, while office salaries ₹1,500 are still payable. Outstanding wages should be added to wages. If not given, then we can place in any head. For example, here we are going to add these outstanding wages into manufacturing expenses 1380, और ये चूंकि आपके ऊपर लायबिलिटी भी है, आपने ये पे करना है अभी, तो ये फिर लायबिलिटी के अंदर भी जाएगा अंडर करंट लायबिलिटीज। और सैलरीज ₹1,500 आर स्टिल पेएबल, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द सैलरीज। Where are salaries? Office salaries and expenses 34500, and this 1500 outstanding will be added to this amount. और ये भी आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस की तरह लायबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी के अंदर भी ये ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद है जी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड एट 15% एंड ऑन फर्नीचर इज टू बी 10%। बड़ी दफा डिस्कस हो चुका है, सो इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। सिंपली 15% लें आप प्लांट एंड मशीनरी का और उसको कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट में जिस वक्त प्लांट एंड मशीनरी की हम वैल्यू लिखेंगे तो बुक वैल्यू लिखेंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस करके। और यही केस फर्नीचर के साथ है कि 10% इसकी कैलकुलेट करके फर्नीचर की हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, और जिस वक्त एसेट साइड पे हम लिखेंगे तो ये 10% डेप्रिसिएशन वैल्यू में से माइनस करके बुक वैल्यू लिखेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31/12/2010 is ₹25,000, whereas it is given 24,000. No impact. We should only place 24,000 in the asset side of the balance sheet. Directors recommended the following: provision for income tax 30% of net profit, dividend at 15% to shareholders on paid up share capital, transfer to general reserve ₹10,000। अभी तक आपको इसके ऊपर ट्रेन हो जाना चाहिए बिल्कुल कि ये हम बहुत दफा हर क्वेश्चन के अंदर ये आता है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस की एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे ये तीनों आ जाएंगे। जनरल रिजर्व भी 10,000 एंड शेयर कैपिटल का 15% प्रोपोज डिविडेंड के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस की एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे, और जो आपका नेट प्रॉफिट बने उसका 30% लेके आपने इनकम टैक्स प्रोविजन इसकी डेबिट साइड पे लिखनी है। और उसके बाद इसकी जो दूसरी ट्रीटमेंट है, दिस 30% ऑफ नेट प्रॉफिट एंड
proposed dividend 15% to shareholders on their paid up share capital should be placed on the liability side of the balance sheet under the head of current liabilities. And this general reserve 10,000 should be added to the general reserve under the head of reserve in the balance sheet liability side. तो अब हम देख लेते हैं जी इसको। ये ओपनिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग सेल्स और ये रिटर्न करके, इसी तरह परचेजेस में से ये रिटर्न करके रिमेनिंग अमाउंट आ गई। और सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इसके अंदर हमने वेजेस आउटस्टैंडिंग ऐड कर दी, कैरेज और क्लियरिंग चार्जेस, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 159310। दिस ग्रॉस प्रॉफिट 159310 शुड बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड 159310। और इसके अंदर हम ये जितनी भी ये इसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये हमने इसके अंदर प्लेस कर दिए। डेप्रिसिएशन आ गई फर्नीचर की, प्लांट एंड मशीनरी की, ऑडिटर फी आ गया, ये आ गया उसका बैंक लोन का इंटरेस्ट जो कि 9% था 25,000 के अंदर 2250, लेकिन इंटरेस्ट इधर जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो ओनली गिवन है 1125। तो इट मींस कि ये जो बाकी है ये अभी हमने पे करना है, तो ये हमारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी के अंदर भी ये प्लेस किया जाएगा। और डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, और फाइनली आपका नेट प्रॉफिट आ गया 84330। दिस 84330 along with your previous profit which is given, should be given here, share capital, purchase, interest, preliminary, advance income tax, और ये आपका आ गया, I think it is missing in the question. Okay, 19320. This previous profit along with your current profit 84330 should be placed on the credit side of the profit and loss appropriation account, and these three adjustments, provision for income tax, dividend, proposed dividend, and transfer to general reserve, should be placed on the debit side of the profit and loss appropriation account. And now it is your current profit 38351 जो कि आपका प्लेस कर दिया जाएगा यहाँ पे 38351। अब उसके बाद जो आपका जनरल रिजर्व है जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ये ट्रांसफर किया है, ये 10,000, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जनरल रिजर्व नहीं गिवन, तो ओनली ये जो 10,000 है ये हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ये जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है 200,000 या 2 लाख, ये आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और जो आपने लोन लिया है 9% बैंक लोन 25,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये आपकी करंट लायबिलिटीज आ गई। वेजेस पेएबल जो कि आउटस्टैंडिंग थी एडजस्टमेंट में गिवन थी 1380। ऑफिस सैलरीज पेएबल ये भी एडजस्टमेंट में गिवन थी, आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अभी आपने पे करनी है 1500। इसके अलावा प्रोपोज डिविडेंड जो कि आपका यहाँ पे गिवन है 30,000 जो आपने कैलकुलेट किया, और इंटरेस्ट पेएबल ऑन बैंक लोन जो कि 1125 ये आउटस्टैंडिंग, ये भी आपका आउटस्टैंडिंग है, ये भी आपने यहाँ पे। और सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 25299, ये जो 84330 का 30% आपने लिया है। 84330 क्या है? ये आपका प्रॉफिट, क्योंकि उसने कहा कि आप अपने नेट प्रॉफिट का 30% प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लें। तो आपकी लायबिलिटी साइड आ गई 363765। और फिक्स्ड एसेट्स में से आपने प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन एंड फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ये आपका आ गया। डेफर्ड कॉस्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि इसके अंदर से कोई राइट ऑफ नहीं था तो ये आपने डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया। और करंट एसेट्स में से इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स एंड एडवांस इनकम टैक्स पेड, तो 363765। तो ये क्वेश्चन है जी, इसको प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, और जो जो आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आप इसके अंदर
एक्सपर्टीज आपको मिलती जाएंगी। तो रिमेनिंग आई थिंक एक दो पेपर्स और मेरे पास अवेलेबल हैं, तो उनके क्वेश्चंस जो हैं वो भी जल्द मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी एमसीक्यूज के बारे में ये एक बात याद रखें, अगर आपकी ग्रिप है प्रैक्टिकली तो एमसीक्यूज कुछ भी नहीं है। अगर आपकी ग्रिप प्रैक्टिकली नहीं है तो एमसीक्यूज जो हैं वो आपको जरूर पजल करेंगे। अगर आपको एमसीक्यूज बना के, वैसे तो मैंने दे दिए हैं इसके भी, आप वहां से भी प्रैक्टिस करें, लेकिन ये है कि जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वो इजी होंगे या मुश्किल होंगे, वो एक अलग बहस है। लेकिन ये है कि अगर आपने एक्सपर्टीज हासिल करनी, आप एक डिग्री को आपने लिया है पढ़ने के लिए, तो आपने क्यों लिया है? जस्ट डिग्री लेने के लिए? तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीजें नहीं देखी जाती। अगर आप वाकई एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं तो फिर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक्सपर्टीज जो है वो आपको एक्सेल कराएंगी। ओनली एमसीक्यूज को रट लेने से कुछ भी नहीं होगा। सो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे टच्ड। थैंक यू।